पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से हमारी डिस्कशन हुई, बट उस पूरे टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा लॉस, हाँ सीरीज तो हमारे ये लॉस जरूर हुआ, मगर एक बहुत बड़ा लॉस, दैट इज साइम अय्यूब। साइम अय्यूब की इंजरी के हवाले से डॉक आपकी तरफ वापस आएंगे, और साइम अय्यूब की इंजरी जिस तरह अभी इस वक्त बताई जा रही है, ऑफिशियली इट इज सेट टू बी 6 वीक्स और 6 वीक, मगर कल उनके डॉक्टर से मुलाकात होगी और उसके बाद एक फाइनल कंफर्मेशन आएगी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें सवेरा, इसमें थोड़ा सा मेरे लिए तो ये बहुत मेरी फील्ड है, सो रेलेवेंट है। एक तो ये इंजरी हुई क्यों? ये हुई ऐसे कि प्रोबेबली उन्होंने नए स्पाइक्स पहने थे और हर ग्राउंड पे एक रिबाउंड होता है, तो शायद इनके नेल्स बड़े थे जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं कर सके, ट्विस्ट होके उस पर वेट आ गया। अच्छा, अब आपने जब एंकल इंजरी की बात की, ये 6 हफ्ते तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद गला ख़राब है या फ्लू है तो एंटीबायोटिक दे के ये ठीक कर लेंगे, क्योंकि 2 किस्म की इंजरीज तो बहुत किस्म की होती हैं, जिसमें लिगामेंट होता है, जिसमें बोन इन्वॉल्व हो, अगर फ्रैक्चर हो वो होता है, टेंडन इन्वॉल्व हो वो होता है। एंकल एक मोबाइल और हाइपर मोबाइल जॉइंट है, जिस पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो बॉडी वेट होता है उसका 4 to 6 टाइम्स नी लेता है, यानी 4 टाइम्स अगर आप चल रहे हो, 6 टाइम्स अगर आप एलिवेशन पे जा रहे हो, और 10 टाइम्स अगर आप भाग रहे हो, तो बॉडी वेट नीज पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो इक्वली दोनों एंकल्स जो हैं वो फिर आपको बैलेंस करते हैं और वेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का बैट्समैन है, यंग है, एस्टैब्लिश हो चुका है, इसका फ्यूचर है, और ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये एक बहुत अच्छा क्रिकेटर, बहुत ऊंचा क्रिकेटर बन सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, अभी पहले तो मुझे जो खबर है वो ये है कि इनका एंकल शायद फ्रैक्चर है, और अगर फ्रैक्चर है तो इसमें पहले तो आपकी उस वक्त एक्यूट मैनेजमेंट होती है, वो जो आपने देख लिया उनको उन्होंने कास्ट कर दिया था और इमोबिलाइज कर दिया था, पेन मैनेजमेंट होती है। फिर उसके बाद आप इनके स्कैन्स करके एग्जैक्ट डायग्नोसिस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, क्योंकि इसमें लिगामेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे इलास्टिक नहीं होता, तो उसमें बोन्स जोड़ा होता है क्योंकि इसकी मूवमेंट्स इसमें हर एंगल पे, हर एक्यूट एंगल पे होनी होती हैं, मूवमेंट्स होनी होती हैं। फिर इसके बाद रिहेबिलिटेशन की जो फेज़ आती है, अगर फ्रैक्चर है सर्जिकल इंटरवेंशन होनी है या नहीं होनी सर्जरी, उसके बावजूद आपकी फेज़ 1 एक्यूट फेज़ होती है जिसको 6 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद आपकी अर्ली रिहेबिलिटेशन होती है, 6 से 12 हफ्ते की होती है वो, ठीक है जी। और उसके बाद आपकी जो फेज़ 3 होती है स्ट्रेंथनिंग एंड फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, वो 3 से 6 माह की होती है। और फिर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं और रिटर्न टू कंपेटिटिव प्ले होते हैं 6 से 9 माह में, 6 to 9 months अगर एंकल फ्रैक्चर हो। मतलब हमने तो पहले हफ्ते की कहानी सिर्फ सुना दी कि 6 हफ्ते बस, और अगर ये क्रॉनिक हो, हाँ, और इसकी वजह ये है कि अगर आप जल्दी लेके आ जाएंगे इनको, और अगर ये क्रॉनिक इंजरी हो गई तो आप इनका करियर जियोपर्डाइज कर देंगे। शहनशाह अफरीदी के नी का एग्जांपल आपके सामने है कि उनकी बॉलिंग डायनामिक्स और एक्शन ही चेंज हो गया बिकॉज उनकी रिहेबिलिटेशन ठीक नहीं थी। अच्छा, अगर ये सिर्फ फ्रैक्चर नहीं है और एंकल ट्विस्ट या लिगामेंट इंजरी है, तो 6 से मतलब पहले 2 हफ्ते में तो आप रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं, फिर सब एक्यूट फेज होती है जो कि 2 से 6 हफ्ते की होती है, ठीक है। उसमें आपके ये आप रिस्टोर करते हैं मूवमेंट्स को, वेट बेयरिंग शुरू करते हैं, स्ट्रेंथनिंग शुरू करते हैं। फिर फेज 3 होती है फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, एनहांसिंग द स्ट्रेंथ, जो 6 से 10 हफ्ते की होती है। ये हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ लिगामेंट इंजर्ड हो। और फेज 4 होती है एडवांस रिहेबिलिटेशन, जो 10 से 12 हफ्ते की होती है। तो इसमें भी सॉरी 3 महीने लग जाएंगे, और रिटर्न टू प्ले 12 से 16 हफ्ते होता है। डॉक्टर साहब, एक और बात है कि जैसे ये सारी आपने उसके मुख्तलिफ मराहल बताए हैं कि अगर ये हो तो इस तरह, अगर हमें ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, तो इतना इतना वक्त वो खेल के मैदानों से दूर रह सकते हैं, लेकिन वो गए हैं इंग्लैंड। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है? 24 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तान की, 1952 से 2025 तक की क्रिकेट की हिस्ट्री है। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स, बैटर्स अनफिट हुए, फिट हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। तो आज क्या पाकिस्तान के पास ये भी चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेंगी और अपने खिलाड़ी एक्सपोर्ट करना पड़ेंगे? वहाँ पर दरामदात और बरामदात का मामला है। आपने इतनी खूबसूरत बात की है, यही मैं चीख चीख के गला ख़राब हो गया मेरा, कि आपके पास शायद ऑर्थोपेडिक सर्जन वन ऑफ द फाइनेस्ट होंगे दुनिया में जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जब स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात आती है तो वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपने कोई
बनाया ही नहीं हुआ। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाइट एलिफेंट है, जहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स जो है वो आपका मेडिकल पैनल चलाते हैं, वेयर फिजियोलॉजिस्ट होना चाहिए, रिहेबिलिटेशनिस्ट जो है वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, इंटीग्रेटेड टीम्स होती हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, जो कि ऑर्थोपेडिक के साथ चल रही होती हैं। तो इस वजह से आपने उसको इंग्लैंड भेजा है और शायद बेहतर किया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये वाली रिहेबिलिटेशन वाली फैसिलिटी आपने देख ली है कि आपके प्लेयर्स के साथ क्या होता है। अभी तक तो बेहतर किया है कि इंग्लैंड भेजा है, मगर कितनी जल्दी वापस घसीटने की कोशिश की जाएगी या वापस सिस्टम में लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आपने जिस तरह शाहीन का कहा, शाहीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि उनको वर्ल्ड T20 के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए इतनी जल्दी पुश किया दैट ऑलमोस्ट 70% फिट शाहीन को खिला के, और उसके बाद से शाहीन अभी तक अपने रिदम को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी, हाँ जी, आपने भी रिदम की बात की, इसमें मैं ऐड कर दूं, शाहीन का केस ऑफ सेल्फ इन्फेक्शन बन गया कि वो अपने नी को थोड़ा बाहर निकालता है, उसकी अंदर आने वाली गेंद जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने नी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, वेट बेयरिंग के चक्कर में, और उसने हाइपरप्रोफाइल कर लिया अपने आर्म्स को, क्योंकि उसकी लेग्स लंबी हैं, वो बैलेंस नहीं है, तो उसकी लीवर को वो सपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे जिस वजह उसका फुट प्लांट होता है, उसकी बॉडी जो है वो एंगल्ड होती है, जिसकी वजह से गेंद अंदर नहीं आता, रेस्ट लॉकिंग उस तरह नहीं होती। तो ये फर्क आते हैं जब आप प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट ना हो। नो बट एक चीज मैं जरूर जानना चाहती हूँ, हम रिहेबिलिटेशन से समझते हैं कि जस्ट फिजिकल एंड मेडिकल रिहैब होता है, बट साथ साथ जो मेंटल रिहैब है, आपको लगता है कि वहां भी कोताही हो गई? शाहीन डरते हैं अपनी उस घुटने पे अब वजन देते हुए? देखें, एक तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के हमारे इनसिक्योर सिस्टम्स हैं कि शाहीन या बाबर या कोई भी सिक्योर नहीं होती उसकी पोजीशन, रिगार्डलेस वो कितना बड़ा जॉइंट क्यों ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ अदर देन मेरिट बहुत कुछ और भी चल रहा होता है, जहाँ पे हमने प्लेयर पावर को कैसे तोड़ना है, मैनेजमेंट ने कैसे करना है। हाँ, सो अनफॉर्चुनेटली एक तो वो प्रेशर, फिर आपने कांस्टेंट जो खेलने का एक प्रेशर है वो साइकोलॉजिकल, आपके ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्यों होते हैं? मतलब वन फाइन मॉर्निंग माइकल क्लार्क उठता है और कहता है मैं नहीं यार, बस दैट्स इट, अब मैं नहीं खेलूँ। कुमार संगकारा कहता है नहीं यार अब मैं थक गया, मैं नहीं खेलूँगा। ब्रायन लारा कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा। ये क्या है? ये फिनोमिनल मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे मेंटली सैचुरेट हो जाते हैं। अभी विराट कोहली जैसा बंदा, उसकी आप हालत देखें कि वो 8 में से 7 दफ़ा स्लिप और कॉट बिहाइंड हो गया, और वो टेक्निकल अपना ही उसका जो बेस्ट स्टांस होता था डायनामिक और स्टैटिक बैलेंस का, वो ख़त्म करके उसने बैट एक्टिवेट किया हुआ है और वो खेलने चले जाता है और वो स्लिप मार देता है। विराट कोहली एन आइकॉन, सो दैट इज़ हिज इंटरनल प्रॉब्लम, नॉट द एक्सटर्नल प्रॉब्लम, दैट्स हेयर। यही बाबर के साथ हुआ कि वही बाबर आजम था ना जो ऐसे फ्लैम्बॉयंटली खेलता था। जब एक्सटर्नल फोकस हटा, इंटरनल प्रॉब्लम नॉट द एक्सटर्नल प्रॉब्लम। और ये इंटरनल प्रॉब्लम क्या करती है, जब आप डीफोकस होते हैं तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका जो है वो सही नहीं रहता, और जिसकी वजह से आप फिर टेक्निकल ब्रीचेस आना शुरू हो जाते हैं आप में, जो कि आपके नहीं होते। तो ये चीज़ें सारी आई होप कि साइन को ख़राब ना करें। ये 6 हफ्ते की कहानी नहीं है, ये लंबी कहानी है।